हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और क्लास 11th का यहाँ पे आज से हम लोग बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का बायोलॉजी खत्म करने के बाद केमिस्ट्री खत्म करेंगे पूरा, फिर उसके बाद फिजिक्स जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसको खत्म करेंगे। तो यहाँ से आज से हमारा हर एक 2 दिन पे एक वीडियो देंगे और एक ही वीडियो में पूरा आपका अध्याय रहेगा, टोटल चैप्टर कवर रहेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप अपना एक प्यारा सा नोट्स बनाइए। हर एक वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। प्लेलिस्ट से जाके पूरा वीडियो देख के उसको पढ़ सकते हैं। यह सब नीट के हिसाब से बनाया गया, पूरा नीट भी कवर हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th की बायोलॉजी हैंड रिटन है, कंप्लीट होते ही आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री में। आप ले लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट एंड शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट वीडियो है क्लास 11th केमिस्ट्री की। जीव जगत लिविंग वर्ड जो आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th बायोलॉजी की, हिंदी मीडियम वालों के लिए NCERT की है, पूरा कंप्लीट है ये। ठीक है, हर एक पॉइंट को लिए है जो कि अध्याय 1 से है, फिर अध्याय 2 है, फिर अध्याय 3 है, तो पूरा मैं कवर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, बस आप अच्छे से पढ़िए और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो जीव जगत आपका पहला चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का, कक्षा 10 जीव विज्ञान का। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी है क्या। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है, जो जीव विज्ञान है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी सीधा बोले, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेट्स हैं। थियोफ्रेट्स किसके हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक है। जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान परिभाषा क्या होती है बायोलॉजी की, सीधा बता देना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद पहले आता है आपका सजीव। ये सजीव क्या होते हैं, लिविंग बीइंग, सजीव होते क्या है। तो जीव यानी सजीव स्वप्रकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। ठीक है ना, यानी जो जीव होते हैं उनकी स्वप्रकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील क्या है, तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या होते हैं, अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। सजीव बोले तो जीवधारियों के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला जो लक्षण होता है उसमें जीवधारियों में वृद्धि का होता है, बोले तो ग्रोथ का होता है। तो सभी जीव वृद्धि करते हैं, जितने भी जीव होते हैं अपने पृथ्वी पर, अब वो चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई मानव है, कुछ भी है, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है और एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अगला क्या गुण होता है सजीवों में, जनन का होता है, बोले तो रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब आप समझते हैं कि जो माता पिता द्वारा जीवों का जन्म होता है। ठीक है, तो जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। एक कोश की जीवों जैसे जीवाणु, एक कोश की शैवाल तथा अमीबा में जनन वृद्धि की पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला आता है उपापचय, बोले तो मेटाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी
निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। अगला है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, यानी कि सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। तो हमारे आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रियाएं सभी जीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। अगला जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल। तो सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं, कुछ समय पश्चात वे वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें जीवन चक्र भी फिर वो पैदा हो जाते हैं। अगला आता है जीव द्रव्य। तो जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य होता है। यह जीवों की भौतिक आधारशिला है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। अगला क्या गुण होता है? अगला आता है कोशिका संरचना, बोले तो सेल स्ट्रक्चर होता है। तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है, चाहे जीव एक कोश की हो या बहुकोश की। सभी का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से ही हुआ है। अगला आता है गति, बोले तो मोमेंट। अब गति किस में होती है? जो जीव होते हैं उसमें गति पाई जाती है। जैसे कि आप ही हैं, तो आप में क्या होगा? कोई ना कोई मोमेंट होगा, और वही क्या है? गति है। तो गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भ्रमण अथवा संपूर्ण पौधे का, जैसे क्लाइकोमाइडोमोनास अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक या चल बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना गमन कहलाता है। अगला जो आता है श्वसन का आता है, यानी कि रेस्पिरेशन। तो जीवधारियों में श्वसन प्रत्येक समय होता रहता है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। अगला आता है पोषण, बोले तो न्यूट्रिशन। तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन का निर्माण तथा लेना ही पोषण कहलाता है। तो जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उसमें पोषण का भी कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण उनका भाग होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पोषण लेंगे तभी वो वृद्धि करेंगे। अगला होता है उत्सर्जन का गुण, किसमें? जीवों में। तो सभी जीवधारियों में विविध उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जल तथा CO2 ही नहीं वरन अन्य हानिकारक पदार्थ भी बनते रहते हैं, जिन्हें जीवधारी बाहर निकालते रहते हैं। अब आपका आता है जीवों में विविधता की संकल्पना। जीवों में विविधता की संकल्पना। तो सबसे देखें, जैव विविधता शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की विविधता से है। अब तक ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक है, तथा बहुत सी जातियां अभी खोजी नहीं जा सकी हैं। ठीक है ना, अभी वो क्या है? खोजी नहीं जा सकी हैं। विश्व में पाए जाने वाली जातियों में 70% से अधिक ज्ञात जातियां जंतुओं की है, जबकि पौधों की लगभग 22% जातियां ज्ञात की जा सकी हैं, और जंतुओं में कुल जातियों की संख्या लगभग 70% क्या है? कीट पतंग है। ठीक है ना। गुणों के आधार पर हम सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे बाह्य एवं आंतरिक संरचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक संरचना आवश्यक हैं, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। जीवन के 3 डोमेन, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को रखा जाता है। जीवन के 3 डोमेन के अंतर्गत क्या रखा जाता है? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवाणु हैं उनको ही रखा जाता है। पहला क्या है? अगर इसमें देखें जीवन के 3 डोमेन, पहला कौन सा डोमेन है? डोमेन बैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत सभी
प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं की रखा जाता है। और दूसरा डोमेन आर्चिया, तो इसके अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। और डोमेन यूकैरिया, तो इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत व कवक जगत के जीवों को रखा गया है। अब आपका आता है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। अब क्या आता है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये वर्गीकी क्या होती है और वर्गीकरण विज्ञान क्या है। तो वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों या विधियों का अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला आता है सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक्स शब्द लिनियस ने दिया था। उन्होंने अपनी किताब का सिस्टेमा नेचर चुना। अब आपका आता है वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत। तो सबसे पहले आता है इसमें पहचान, बोले तो आइडेंटिफिकेशन। तो पहचान में पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीव का उचित स्थान निश्चित करते हैं। जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उस जीव के लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें, तभी हम उसे सही रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, अब आप आता है नामकरण, बोले तो नॉमेनक्लेचर। तो पौधे का नामकरण, वनस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICBN, बोले तो क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर किया जाता है। अगला जो पद्धति आती है वो क्या आती है द्विनामकरण पद्धति, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण पद्धति सर्वप्रथम उपयोग स्वीडन के वनस्पति विज्ञानी कैरोलस लिनियस ने किया। द्विनाम पद्धति के नियम, इसके क्या क्या नियम हैं इसको पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से इसको लिखना है, ठीक है ना। और कोई भी बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं लेना है यार किसी चीज़ को लेके, हम है ना, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आप प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्या नियम है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका पहला नाम क्या है कि जितना भी नाम रहेगा नियम में, पहला नियम क्या है, जितना भी नाम रहेगा वो क्या रहेंगे, सभी में लैटिन भाषा का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है ना, और तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जात यानी कि स्पेसिस का नाम होता है। तीसरा बोले तो वैज्ञानिक नाम जब टाइप किया जाता है तो इटैलिक में लिखा जाता है, और यदि हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। चौथा देखिए तो पहला नाम जेनेट्रिक नेम और एक संज्ञा बोले तो नाउन होता है, जबकि दूसरा नाम एक विश्लेषण से बना होता है, ठीक है ना, बोले तो एडजेक्टिव है ये। पांचवा क्या है इसका नियम, पांचवा है पहला अक्षर जो वंश को के नाम को बताता है और बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। जाति संकेत पद में छोटा अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे कि अगर देखिए हम लोग मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। छठवां इसका नियम में क्या है, किसी भी पौधे का वास्तविक नाम अधूरा है यदि उसके जात के बाद उस व्यक्ति का नाम न हो जिससे सबसे पहले उस जात की खोज की। अगला जो है आपका वो है त्रिपद नाम पद्धति। त्रिपद नाम पद्धति में क्या है, नियम में देखें तो कुछ जात की छोटी इकाइयों जैसे वैरायटी या उपजात में विभक्त किया जाता है। वैरायटी का स्पेसिफिक इपिथिएट के बाद
में लिखा जाता है। इस प्रकार नाम 3 शब्दों का हो जाता है। जैसे होमोसेपियंस, इसे त्रिपदनाम पद्धति भी कहा जाता है। अब आपका आता है वर्गीकरण, बोले तो क्लासिफिकेशन। तो जीवों की विविधता का या विविधता को समझने के लिए जीव विज्ञानी जीवों का उनके संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और नोट्स जो पीडीएफ होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा, तो जाके एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। यदि जीवों को विभिन्न श्रेणियों में नहीं बांटा जाए तो उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। पौधों में तथा जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे संघ, पौधों में फाइलम के स्थान पर डिवीजन कहा जाता है, और वर्ग या बोले तो क्लास, गण, ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश, जीनियस तथा जाति आदि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब है टेक्सॉन की अवधारणा। ये टेक्सॉन की अवधारणा क्या है? तो टेक्सॉन या टेक्सोनोमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है। जैसे सभी घासों को फैमिली पाएसी में रखा गया है और इसे टेक्सॉन पाएसी भी कहते हैं। अब है आपकी जातियों की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। जाति ऐसे जीवों का एक समूह है जो एक दूसरे के समान होते हैं क्योंकि वे मुक्त रूप से प्रकृति में अंतर प्रजनन करते हैं। कुछ जंतुओं तथा पौधों के पदानुक्रम निम्नलिखित हैं, जैसे कि सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम और जीनस। तो सामान्य नाम क्या है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इसका जीनस का कौन सा होता है? मैंजीफेरा। और किस फैमिली का सदस्य ये? एनाकार्डियेसी। और कौन सा ऑर्डर है? सेम्पीहेस। और वर्ग कौन सा है? डाइकाटिलिडनी। और फाइलम कौन सी है? एजियोस्पर्मी। वहीं पे अगर मक्खी का देखें तो मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका होता है। जीनस कौन सा है? मस्का है। और किस फैमिली का? मसीडी। और कौन सा ऑर्डर है? डिप्टेरा है। और कौन सा वर्ग है? वो है इंसेवटा। और कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। अब बोले आता है आपका जाति। ये जाति क्या है? क्योंकि आया यहाँ पे जाति, फिर वंश, कुल, तो सबको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे जाति यानी बोले तो स्पेसीज। तो वर्ग की अध्ययन में जीवों का समूह जिसमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाता है। तो जाति क्या होती है? याद रखना, वर्ग की अध्ययन में जीवों का समूह जिसमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाता है। हम किसी भी जाति को उसके समीपस्थ संबंधित जाति से उनके आकारिकी विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अगला आता है वंश, बोले तो जीनस। तो वंश से संबंधित जाति का एक समूह आता है जिसमें जाति के गुण अन्य वंश में स्थित जाति की तुलना में समान होते हैं। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग जाति के हैं लेकिन ये सब सोलेनम वंश से आते हैं। अगला आपका आता है कुल, बोले तो फैमिली। तो अलग संवर्ग कुल है जिससे संबंधित वंश आते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे या पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। एग्जाम्पल के लिए पौधों के 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धातुरा को सोनेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों गण, बोले तो ऑर्डर। ये गण क्या है? तो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। पादप कुल जैसे कोलवैलुसी, सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। अब आपका आता है वर्ग, बोले तो क्लास। तो इस संवर्ग से संबंधित गण आते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राइमेटा गण जिसमें
बंदर, गोरिल्ला तथा गिलबन आते हैं। अब आपका आता है संघ। तो वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले संवर्ग जिसे संघ कहते हैं। अब आपका आता है जगत, बोले तो किंगडम। तो जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। अब आपका आता है वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन, यानी कि वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन कौन कौन से होते हैं। तो किसी सजीव की जाति की पहचान करके उसका नामकरण तथा वर्गीकरण करने हेतु पहले से एकत्रित सूचनाओं व नमूनों की आवश्यकता होती है तथा जातियों की पहचान के बाद भी इन्हें नमूनों के रूप में स्पष्टीकरण हेतु संरक्षित एकत्रित करना आवश्यक होता है। इसीलिए इन्हें संचय गृह अथवा संग्रहालय में संरक्षित रखते हैं। ये संरक्षित नमूने सजीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में सहायक होते हैं। इन्हें वर्गीकरण साधन कहते हैं। वन्य प्राणियों का संरक्षण चिड़ियाघर में किया जाता है और जीवों में विविधता के अध्ययन हेतु प्रायः निम्नलिखित साधनों का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन कौन से साधन है? पहला है संग्रहालय, बोले तो म्यूजियम। तो संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। अगला है प्रमुख संग्रहालय। तो पहला क्या है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन। और दूसरा कौन सा संग्रहालय है? फॉरेस्ट म्यूजियम, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में। जो नेचुरल हिस्ट्री है म्यूजियम वो कहाँ पे है? लंदन में है, जो कि बहुत ही प्रमुख संग्रहालय है, मेन बोले तो मेन म्यूजियम अपने वर्ल्ड का। दूसरा है फॉरेस्ट म्यूजियम, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। दूसरा क्या? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि दिल्ली में स्थित है। दूसरा आपका होता है प्राणी उपवन व चिड़ियाघर। तो इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। तीसरा आता है वनस्पति संग्रहालय। तो मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पौधों एवं उनके विभिन्न अंगों को हर्बेरियम सीट पर चिपकाकर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। जैसे पहला क्या है संग्रहालय? वो है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून पर स्थित है। ये सब क्या है? हमारे वनस्पति संग्रहालय का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का, बस इतना ही है और कंप्लीट है। तो बस इतना ही आप लिख लीजिए। आशा करते पूरे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, और हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके वहां से वॉच करिएगा। हर एक वीडियो में लगभग 20 दिनों में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। एक प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये क्लास 11th बायोलॉजी NCERT का चैप्टर फर्स्ट है। यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, किसी बोर्ड का है, सभी के लिए सफिशियंट है। एक तरफ से राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्योंकि NCERT पर आधारित है। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 कंप्लीट है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।